हमारे दिल में गर्व, आंखों में चमक और मन में प्रेरणा जाग उठती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति और युवा का आदर्श। उनका जीवन एक ऐसी जीवित कथा है जो कि हमें यह सिखाता है कि हौसला और मेहनत कोई भी मुश्किल को रोक नहीं सकती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नाम के छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता नाव चलाकर अपने परिवार को चलाते थे। उनकी माँ घर के कामकाज और बच्चों को संभालती थी। परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन थी। अक्सर घर में पैसे नहीं रहते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो सुबह जल्दी उठते, पढ़ाई करते और दिन भर छोटे छोटे काम करके अपनी परिवार की मदद करते, क्योंकि वे हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो पूरा किए बगैर हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनके शिक्षकों ने उन्हें वहाँ पर सिखाया कि अनुशासन और मेहनत कितना महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के लिए काम करना शुरू किया। उन्हें मिसाइलें और अंतरिक्ष में महारत हासिल थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान से ही भारत ने पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 बनाया। इसके बाद भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों के निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हमेशा कहते थे कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक प्रेरक, एक शिक्षक और एक देशभक्त भी थे। उनका जीवन यही सिखाता है कि देशभक्ति और ईमानदारी किसी भी बाधा को पार कर सकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी, कठिनाई या असफलता हमारे सपनों को कभी नहीं रोक सकती। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला ही महानता का रास्ता होता है। सपने पूरा करना ही महानता का रास्ता होता है। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी और देशभक्ति हमारे जीवन को असाधारण बना देती है। दोस्तों, यही बात है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। हमारे सारे भारतीयों के दिल में वो धड़कन है। धन्यवाद। शब्दों का मेल नहीं होती, ये दिल की निकली हुई झील नहीं होती। हर कथा में छुपा है जीवन का सार, हर कथा में छुपा है जीवन का सार। यही तो कथन की असली पहचान होती है। आगे मंच पर मैं बुलाना चाहती हूँ पूर्वी पवार। जय हिंद आदरणीय रानी मैम, शिक्षकगण और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं पूर्वी गणेश पवार आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे कहानी का नाम है जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस। एक रामपुर नाम का राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही मेहनती, बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव का था। उसे दो बेटे थे, एक का नाम राजेश था, दूसरे का नाम दिनेश था। राजेश बहुत ही मेहनती और होशियार था, बल्कि दिनेश बहुत ही आलसी और लापरवाही था। एक दिन राजा के मन में विचार चल रहा था कि वो अपने दोनों बेटों में से एक को राजा बनाएगा, पर उसे बाद में लगा कि वो अपने दोनों बेटों में भेदभाव तो नहीं कर सकता। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने दूसरे ही दिन उसके दोनों बेटों को भी अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुम दोनों में से एक को राजा बनाने वाला हूँ। वो दोनों बहुत खुश हो गए और फिर राजा ने कहा कि ये लो एक एक पद। फिर उस राजा ने
उन दोनों को भी एक एक पौधे दिए और कहा कि राजा ने उन दोनों को भी एक एक पौधे दिए और कहा कि मैं अगले साल देखूंगा जिसका पेड़ सबसे बड़ा और घना होगा वही राजा बनेगा। वो दोनों बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि ये प्रतियोगिता बहुत आसान है और मैं ही जीतूंगा। उन दोनों को लगा मैं जीतूंगा, दूसरे को लगा मैं ही जीतूंगा। फिर दिनेश नाम का लड़का वो पौधा अपने कमरे में ले गया और उसे कहा, उसने उसके नौकर को बुलाया और कहा कि ये लो पौधा, तुम इस पौधे को जो भी चाहिए वो तुम दे दो और इसे 1 साल तक बड़ा और घना बनाओ। फिर और दूसरी तरफ जब राजेश ने उसका पौधा खुद लगाया, उसे खाद पानी सारा डाल दिया और राजेश का पौधा सबसे बड़ा और घना बन गया। 1 साल बाद जब राजा उस मैदान पर आया जहाँ पर उन दोनों ने भी पौधे लगाए थे, राजा ने जब राजेश का पेड़ देखा तो वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका पेड़ सबसे बड़ा और घना था। उसे राजेश पर गर्व हुआ और जब वो थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि दिनेश का पेड़ बहुत ही सूखा हुआ है। उसे बहुत दुख हुआ और फिर उसने दिनेश को कहा कि तुमने तुम्हारा काम नौकर को सौंपा था, इस वजह से तुम्हारा पेड़ सूखा ही रह गया। अगर हम हमारा काम दूसरों पर सौंपते हैं तो वो कभी पूरा नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस एक ऐसा शत्रु है जो शरीर, मन और भविष्य तीनों का भी नाश कर देता है और अगर हमें सफलता पानी हो तो हमें आलस को त्यागना ही पड़ता है। धन्यवाद। पूर्वी पवार, हर्षल केदार, जय हिंद सभी को। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है 2 बीजों की कहानी। 2 बीज साथ जमीन पे गिर गए। पहले बीज ने बोला, मुझे अंकुरित होना है, मुझे अपनी जड़ों को जमीन में गहराई तक फैलाना है, फिर मुझे सूरज की रोशनी की ओर बढ़ना है। शायद एक दिन मैं एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाऊं और अन्य जीवों को छांव, फूल और फल दूं। ये सोचकर वो बीज मेहनत करने लगा। उस बीज की मेहनत रंग लाई और वो एक छोटा सा पौधा बन गया। दूसरे बीज ने सोचा, अगर मैंने अपने जड़ें जमीन में गहराई तक फैलाने की कोशिश की और जमीन में रहने वाले दूसरे बीज ने सोचा, अगर मैंने अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक फैलाने की कोशिश की और जमीन में रहने वाले कीड़ों ने मेरी जड़ों को खा लिया तो, और अगर मैं एक पौधा बन गया तो हवा से मैं उड़ गया या फिर पक्षियों ने मुझे खा लिया तो, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं करता, सही समय आने तक इंतजार करता हूँ। यह सोचकर वो दूसरा बीज कुछ नहीं करता। थोड़ी देर बाद एक मुर्गा आता है और उस दूसरे बीज को खा जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो मेहनत करता है वही जिंदगी में सफल होता है। जो कुछ नहीं करता और सिर्फ इंतजार करता है वो इस दुनिया में ही खो जाता है। धन्यवाद। बुलाना चाहती हूँ अंजलि राजपूत। एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम अंजलि है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो यह सिद्ध करती है कि सत्य और ज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई धन, बल और शस्त्र नहीं है। कथा का शीर्षक है सत्य और ज्ञान की जीत। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से राज्य में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था परंतु सत्य प्रिय और ज्ञान पिपासु था। उसका जीवन बड़ा कठिन था। सुबह से शाम तक मजदूरी करता और रात को दिए की टिमटिमाती में पुस्तकों का अध्ययन करता था। सभी लोग उससे कहते थे, अरे पढ़ाई से कभी क्या पेट भरा है, जा मेहनत कर, यही तेरा भाग्य है। परंतु आर्यन हंसकर उत्तर देता, धन चुराया जा सकता है परंतु ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता।
सत्य को असत्य दबा सकता है परंतु कभी मिटा नहीं सकता और एक दिन सत्य और ज्ञान की विजय होती है। उसी देश का राजा बड़ा घमंडी था। वह कहता था इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति तलवार की है। एक दिन राजा ने घोषणा की जो भी यह सिद्ध कर दे कि इस संसार में तलवार से भी बड़ी कोई शक्ति है वो उसे राज्य का राजगुरु बना देगा। कोई भी राजा से असहमति जताने का साहस न कर सका परंतु भीड़ से उठकर आर्यन बोला, महाराज तलवार से आप शरीर जीत सकते परंतु हृदय नहीं। वास्तव में इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति सत्य और ज्ञान की है। राजा क्रोधित हो उठा, अरे बालक, क्या तू मेरे साम्राज्य की सेना से भी बड़ी शक्ति की बात कर रहा है? ठीक है, मैं तुझे परखूंगा। राजा ने आदेश दिया कि आर्यन को बंदी गृह में बंद कर दिया जाए, उसे भूख, प्यास और यातनाएं दी जाए। दिन बीतते गए। आर्यन भूखा था, प्यासा था परंतु उसका चेहरा शांत था। वह गुनगुना रहा था, सत्य को कोई कभी कैद नहीं कर सकता और ज्ञान को कोई कभी बांध नहीं सकता। राजा ने देखा कि यातनाएं भी आर्यन की आस्था को डिगा ना सकी। राजा अधिक क्रोधित हो उठा, यदि तू अब झूठ न बोले तो यह तलवार तेरा शीर्ष अलग कर देंगी। परंतु आर्यन निर्भीक होकर बोला, महाराज तलवार से आप मेरा शरीर काट सकते परंतु मेरे सत्य और ज्ञान को नहीं। सत्य अमर है और ज्ञान अनश्वर। राजा ने सच्चाई स्वीकार की और राज्य का राजगुरु आर्यन को बना दिया। उस दिन से राज्य में तलवार नहीं बल्कि सत्य और ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। साथियों, हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि धन, बल और तलवार की आयु क्षणिक है परंतु सत्य और ज्ञान का प्रकाश हमेशा फैलता रहता है। आओ हम सब संकल्प लें कि आज से हम सत्य के पथ पर चलेंगे और ज्ञान की खोज में कभी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। बड़े देश का मान, हिंदी से बड़े देश का मान। आगे मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी वरुण दड़ी। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम वरुण लक्ष्मण दड़ी है। मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरी कहानी का नाम है सच्चाई की जीत। यह कहानी एक किसान की है। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में रीमा नाम की लड़की रहती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था लेकिन उसके घर की हालत बहुत कमजोर थी। उसके पास नए किताबें खरीदना, नए कपड़े खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। रीमा के गांव में हर साल हिंदी कहानी प्रतियोगिता होती थी। इस साल रीमा ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निश्चय किया लेकिन उसके पास लिखने की कॉपी खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। बहुत लोग रीमा पर हंसे, अरे रीमा, वो उसके पास तो लिखने की कॉपी खरीदने तक के भी पैसे नहीं है, वो क्या जीतेगी? पर रीमा ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी पुरानी कॉपी के खाली पन्नों पर कहानी लिखनी शुरू की। उसने कहानी को शीर्षक दिया सच्चाई की जीत। वह कहानी एक किसान की थी जो बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी अपने खेत में अनाज की सबसे ज्यादा फसल उगाता था। प्रतियोगिता का दिन आया। सबकी कहानी सुनी गई। जब रीमा मंच पर आई तब उसकी आवाज कांप रही थी मगर उसके दिल में विश्वास था। उसने बहुत प्यार से कहानी सुनाई। पर जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ, रीमा की कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। जो लोग रीमा का मजाक उड़ा रहे थे वही उसके लिए आज तालियां बजा रहे थे। रीमा ने जाते जाते बोला, सच्ची जीत कभी भी बड़े सुख साधन या पैसों से नहीं मिलती बल्कि वो विश्वास और मेहनत से मिलती है। इस कहानी की सीख है, सच्ची जीत उसकी ही होती है जो हालात से नहीं डरता और खुद पर विश्वास रखता है। धन्यवाद। अब मैं 7वीं कक्षा ब के छात्रों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्रेणी ब, रिधिका पवार। जय हिंद सभी को। आज मैं आपको एक सच्ची सफलता की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दीप अंधेरे में भी जलता है। सच्ची सफलता वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत
थे। यह कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने जमीन से उठकर आसमान को छू लिया। अब्दुल कलाम तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में जन्मे थे। उनका परिवार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही ज्यादा अमीर। उनके पिता नाव चलाते थे, जिससे उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। छोटे कलाम स्कूल के बाद अखबार बांटने का काम करते थे ताकि उनका घर चल सके, पर उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दी। जब दूसरे बच्चे खेलने में व्यस्त होते, वे किताबों में डूबे हुए होते। लोग उनसे कहते, तुम तो मछुआरे के बेटे हो, क्या ही कर लोगे। तब उनके दिल से एक आवाज सुनाई देती। वो आवाज थी, मैं एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा। उन्होंने विज्ञान में आगे पढ़ाई की, कठिन परीक्षाएं दी और सफल भी हुए, पर कभी रुके नहीं। आखिरकार कठिन मेहनत और परिश्रमों के बाद उन्होंने इसरो में प्रवेश किया और भारत को अपना पहला स्वदेशी उपग्रह SLV प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं रुके, एक दिन तो वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। एक वैज्ञानिक से लेकर एक राष्ट्रपति तक का सफर, यही है सच्ची सफलता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता सुविधाओं में नहीं, परिश्रमों में छुपी होती है। कठिनाई चाहे जितनी भी हो, अगर हौसला बुलंद और इरादे साफ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमें नींद से जगाते हैं, सपने वो है जो हमें नींद से जगाते हैं। दोस्तों, अब्दुल कलाम ने हमें बहुत सारी प्रेरणादायक बातें सुनाकर प्रेरित किया है। उनमें से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप असफल भी हुए तो कभी रुकना मत, क्योंकि फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। धन्यवाद। जब गूंजती है तालियों की झंकार, बढ़ जाता है हर कलाकार का मनोबल हजार, हर कलाकार का मनोबल हजार। जय हिंद सभी को। आज मैं आप सभी को ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुन के आपके दिल में उम्मीद की किरण चल जाए। इस कहानी का शीर्षक है सपनों की कीमत। राज एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। गरीबी ने उसको वो घर को घेर रखा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की किरण जलती रहती थी। हर रोज वह मिट्टी के घर में बैठकर तारों को देखता और कहता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसे जो लोगों की जिंदगी बदल दे। लोग हंसते, रोज मजाक उड़ाते और कहते, तेरी जैसे गरीब सपने नहीं देखा करते राज। पर राज उनकी बातों को अनसुना कर आगे बढ़ते रहता है। हर रोज वह सूरज के पहले किरण के साथ उठता, स्कूल जाता और फिर पिता के साथ खेत में काम करता। शाम को मिट्टी के दिए जलाकर उसकी रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राज ने तय किया कि वह उसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएगा। दिन रात वह मेहनत करता, अपने पुराने नोट्स को समझता, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक मॉडल बनाता। प्रतियोगिता के दिन राज ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। सभी प्रतियोगी महंगे और आधुनिक उपकरण लेकर आए थे, पर राज का आत्मविश्वास किसी से कम नहीं था। जब नतीजे घोषित किए गए तो राज का नाम पहले स्थान पर था। राज की मेहनत रंग लाई। वह छात्रवृत्ति प्राप्त कर शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाई करने गया। वह उसने विज्ञान के क्षेत्र में और गहराई से अध्ययन किया। कई वर्षों की मेहनत के बाद राज एक वैज्ञानिक बना। उसने अपनी खोजों से गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, बच्चों के लिए सस्ती शिक्षा के ऐप्स बनाए और गरीबों के लिए कई उपयोगी उपकरण विकसित किए। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश सुनो ध्यान से, सपनों को पाओ मेहनत के ज्ञान से। सपनों की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं, हिम्मत और मेहनत से होती है। जो सपना देखता है और मेहनत करता है, वही दुनिया बदल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद सभी को। मेरी कथा का नाम है नमक का मोल। जय हिंद सभी को। मेरा नाम हंसिका देवानंद जामगढ़े है। मैं कक्षा 7वीं ब में पढ़ती हूँ। मेरी कथा का नाम है नमक का मोल। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी चीज सबसे सस्ती हो और जरूरी भी। कल इसका उत्तर दरबार में लाया जाए। अगले दिन सब दरबारी तरह तरह के जवाब लाए। किसी ने कहा पानी, किसी ने कहा अनाज, किसी ने कहा हवा। पर ये सुन के राजा संतुष्ट नहीं हुए।
आखिर में एक बुजुर्ग किसान आके बोला, महाराज, सबसे सस्ती और जरूरी चीज है नमक। राजा को ये बात अजीब लगी। उसने पूछा, नमक वह क्यों? किसान ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर आप बिना नमक के खाना खाओ तो कैसा लगेगा? चाहे वो कितना भी महंगा और स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो, वो बिना नमक के बेस्वाद हो जाता है। नमक यह सस्ती चीज जरूर है, लेकिन उसका मोल बहुत बड़ा है। राजा ने सोचा और सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। अक्सर हम सस्ती चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन के लिए कितनी मोल बन जाती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा हर चीज का मोल समझो, चाहे वो कितनी भी महंगी और सस्ती क्यों ना हो। धन्यवाद। आगे मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रुति सोनोनी। हर कोई उड़ना चाहता है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पंख खोलकर उड़ते हैं। नमस्कार आदरणीय जजेस, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने हार के बाद भी हार नहीं मानी। तो तैयार हो जाइए और सुनिए सपनों की उड़ान की कहानी। राहुल एक आम परिवार से था। लेकिन उसके सपने बड़े थे। पढ़ाई में वो कमजोर था। जब बार बार फेल हो जाता, दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे, तुम क्या कर सकते हो, तू तो पढ़ाई में कमजोर है। पर राहुल ने अपने सपनों को कमजोर नहीं होने दिया। उसने सोचा, अगर मैं गिरता हूँ तो फिर से वापस उठना भी जानता हूँ। उसने तय किया, मैं खुद को साबित करूंगा, मैं टॉपर बनूंगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह सबसे पहले उठता, किताबें खोली और हर दिन एक खुद से वादा करता, आज से मैं बेहतर बनूंगा। मेहनत की कोई सीमा नहीं होती, बस इरादों की हिम्मत चाहिए। राहुल ने सोशल मीडिया छोड़ दिया, गेम्स छोड़े, दोस्तों से दूर हो गया। बस एक ही लक्ष्य था, सफल होना। जब दुनिया कहे नहीं कर सकते, तो खुद कहो मैं कर दिखाऊंगा। जब दुनिया कहे नहीं कर सकते, तब खुद कहो मैं कर दिखाऊंगा। रंग लाई। उसने हर टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन किया और बोर्ड के दिन आए। सबके चहेते राहुल ने 95% लाकर टॉप किया। वो लड़का जो कभी कमजोर था, आज कॉलेज का टॉपर है। वो सभी छात्र को यही सिखाता है, जितना बड़ा सपना देखोगे उतनी ही मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जिंदगी की असली जीत वही है जो गिरकर उठने का साहस रखती है। और मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर राहुल कर सकता है तो आप क्यों नहीं। हर छात्र के अंदर एक हीरो छुपा होता है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत होती है। धन्यवाद। जीवन का सार हर पात्र सिखाता है कुछ नया हर बार। अभी 7वीं कक्षा श्रेणी क के विद्यार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। पहले बुलाना चाहूँगी मैं खुशी सोनोनी। जय हिंद सभी को। मेरा नाम खुशी सोनोनी है। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कथा का नाम है समय की कीमत। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। वह अपने बेटे के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत कामचोर था और वह कोई भी काम नहीं करता था और गांव में उस घूमता रहता था। एक दिन उसने एक बात सोची
कि वह अपने बेटे को सबक सिखाकर रहेगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, तुम घर से एक घड़ी लेकर आओ। और उसने घड़ी लाई और अपने पिताजी ने कहा, अब तुम इस घड़ी को बाजार लेकर जाओ और तुम्हें वहाँ पर जो भी लोग दिखे उनसे इस घड़ी की कीमत पूछना। लड़के ने वही किया। वो बाजार गया और वहाँ पे लोगों से पूछा, क्या आप मुझे इस घड़ी की कीमत बता सकते हैं? बहुत लोगों ने कहा 500, किसी ने 800 तो किसी ने 1000। वह वापस घर गया और अपने पिता से कहा। सारे लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से अलग अलग बताई। फिर उसके पिता ने कहा, तुम अभी इस घड़ी को रख दो। अगले दिन पिता ने उसे वापस बुलाया और कहा, घड़ी लेकर बाजार जाओ और वहाँ पर लोगों से पूछना कि आप क्या इस घड़ी की समय की कीमत बता सकते हैं? लड़के ने वही किया। वह घड़ी लेकर बाजार गया और लोगों से पूछा, क्या आप मुझे घड़ी के समय की कीमत बता सकते हैं? लोग उस पर हंसने लगे और सोचने लगे कि इसकी मानसिक स्थिति खराब है। उसके बाद वह डर गया और वह एक दुकान पर गया और वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो कि बहुत व्यस्त था। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप मुझे घड़ी के समय की कीमत बता सकते हैं? और उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने जीवन का एक क्षण भी नहीं वापस ला सकते। इसलिए अपने समय को ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। समय की एक अच्छी बात होती है और एक बुरी बात होती है। बुरी बात यह होती है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात यह होती है कि समय को गुजारना कैसे है ये तुम्हारे हाथों में होता है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर लड़के की आंखें खुल गई और उस दिन से वह समय की कीमत समझ गया। धन्यवाद। बुलाने चाहूंगी मंच पर मयूरी मानी। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबके अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जय हिंद सभी को। आज मैं आपके सामने हिंदी की महिमा यह कहानी साझा करने वाली। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वह हिंदी में बात करना व पढ़ना पसंद करता था। एक दिन उसके स्कूल में हिंदी दिवस मनाया गया और उसने हिंदी दिवस पर हिंदी की महिमा यह कहानी साझा की, जिसे सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए और उसे बधाई देने लगे। रोहन ने महसूस किया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसे संजो कर रखना चाहिए। रोहन का एक दोस्त राज दूसरी गाँव में रहता था। वह केवल घर पे अपनी मातृभाषा बोलता था और स्कूल में उसने हिंदी सीखी। जैसे जैसे राज बड़ा हुआ उसने महसूस किया कि हिंदी ने उसे अपनी संस्कृति से जुड़ने में मदद की। एक दिन राज की दादी बीमार हो गई। उसे उनकी देखभाल करनी पड़ी। वह केवल हिंदी बोलती थी और राज की भाषा कौशल से उन्हें उनकी जरूरतों को समझना और उनकी देखभाल करने में मदद की। जैसे राज की दादी ठीक हुई, राज और रोहन को घर पर बुलाया और उन्होंने राज और रोहन को भारत की स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी की भूमिका के बारे में बताया। जिसे सुनकर राज और रोहन को अपने देश के ऊपर गर्व महसूस किया। उस दिन से राज और रोहन ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में हिंदी का बढ़ावा देने का फैसला किया। भाषा कार्यक्रम आयोजित किया और एक हिंदी ब्लॉग भी शुरू किया, जिसे देखकर सभी लोग हिंदी भाषा के बारे में समझ पाए। थैंक यू। सुप्रभात सभी को। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको मन के डर के मुक्ति कैसे पाए, आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो एक बार की बात है, एक इंसान था जिसके मन में भी यही सवाल था कि मन के डर से मुक्ति कैसे पाए। तो फिर वो पूरे देश में घूमता रहा, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। फिर वो आखिर में निराश होकर अपने गांव चला गया। तभी उसे पता चला कि उसके गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश दे रहे हैं। तभी वो गौतम बुद्ध के पास गया और उसने पूछा, भगवान, मैं अपने मन के डर से मुक्ति कैसे पाऊँ? फिर गौतम बुद्ध बोले, तुम मुझे कल नदी के किनारे मिलो। फिर वो कल नदी के किनारे गौतम बुद्ध से मिलने गया। फिर गौतम बुद्ध ने उसे कटोरा दिया और उसे बोला, जाओ इसे पानी से भर कर लाओ, लेकिन इसमें से पानी छिलकना नहीं चाहिए। फिर वो इंसान सावधानी से वो पानी भर कर लाता है। फिर गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पानी भरते वक्त डर लगा?
फिर वो इंसान बोलते हैं नहीं, मेरा पूरा ध्यान पानी छिड़कना नहीं चाहिए, इसके ऊपर ही था। फिर गौतम बुद्ध बोले ठीक उसी तरह से जैसा तुम्हारा ध्यान कटोरे पे था, वैसे ही हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे कार्य और ध्यान में लगाना चाहिए, जिससे आप अपने मन के डर से मुक्ति पाओगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने मन के डर से मुक्ति पानी है तो हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे कार्य और ध्यान में लगाना चाहिए, जिससे मन का डर स्वयं ही दूर हो जाएगा। धन्यवाद। ये मन को जोड़ने की अनोखी साधना है। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हर्षदा व्यवहार। आपने कभी सोचा है आपकी सोच कैसी है? या आपने कभी सोचा है आपकी सोच कैसी है? नहीं सोचा होगा, पर क्या हो अगर मैं आपको आपकी सोच कैसी है? नहीं सोचा होगा, पर क्या हो अगर मैं आपको एक कहानी बता दूं तो आपकी सोच यहाँ से यहाँ चली जाए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हर्षदा है, मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको आपकी सोच के ऊपर एक कहानी बताती हूँ। ये कहानी एक रेलवे स्टेशन के भिखारी की है, जिसकी सोच बहुत ही नीची थी। एक दिन एक भिखारी रेलवे स्टेशन पे बैठा था। वो रोज लोगों से भीख मांगता। एक दिन उसके सामने एक आदमी आया जो मस्त सूट बूट पहने हुए उसके सामने खड़ा रहा। भिखारी ने मन ही मन में सोचा, अरे वाह, ये तो आदमी बहुत ही अमीर घर का लग रहा है, ये जरूर ज्यादा पैसे देगा। वो भिखारी उस आदमी से भीख मांगता है और उसे बोलता है, साहब मुझे कुछ तो पैसे दे दो, मुझे खाना खाना है। वो बड़ा आदमी बोलता है, क्या तुमने कभी सोचा है तुम लोगों से भीख तो मांगते हो, पर तुम लोगों को उसके बदले क्या देते हो? वो भिखारी बोलता है, साहब मैं खुद ही मेरा पेट आधे पैसों से भरता हूँ, तो वो आधे पैसों से ही मेरा आधा पेट भरता है, मैं क्या लोगों को दूंगा? तो वो आदमी बोलता है, जब तक तुम लोगों को तुम्हारी भीख के बदले कुछ देते नहीं हो, तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। वो भिखारी पहले सोचता है कि यह आदमी बहुत ही कंजूस होगा, पर कुछ देर सोचने के बाद भिखारी को लगता है, नहीं, यह आदमी बराबर बोला, और वो बात भिखारी के मन में उतर जाती है। दूसरे दिन भिखारी को रेलवे स्टेशन पे कई सारे फूलों के पौधे दिखते हैं। वो फूलों के पौधों से फूल तोड़ लेता है और जैसे ही कोई उसे भीख देता, वो उस फूल को उस भीख देने वाले को दे देता था। और 2-3 दिनों के बाद वही आदमी जिसने उस आदमी को सीख दी थी वो आया और वही भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब मुझे पैसे दे दो। वो अमीर घर का आदमी उसे बहुत सारे पैसे दे देता है और उसके बदले वो भिखारी उसे फूल दे देता है। उस दिन के बाद से वो भिखारी रेलवे स्टेशन पे नहीं दिखता। अगले 6 महीनों के बाद वही भिखारी सूट बूट पहनकर बड़ी सी फूलों की कंपनी का मालिक था और वही भिखारी उसी ट्रेन में चढ़ता है जिस ट्रेन में वो बड़ा सा आदमी चढ़ता था। वो आदमी उसे भिखारी को मिला। वो आदमी उस भिखारी को बोला, क्या तुम वही भिखारी हो जो कुछ समय पहले इधर फूल लोगों को भीख के बदले फूल देते थे? वो भिखारी बोलता है, हाँ साहब मैं वही हूँ। आज मैं आपकी वजह से बड़ी सी फूलों की कंपनी का मालिक हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप हमेशा मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो आपसे कभी भी नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि कल मैं कुछ बड़ा अवसर बन गया और आज मैं ये करके दिखा सकता हूँ या मैं कल ये करके दिखा सकती हूँ, अगर हम हमेशा कहेंगे क्या ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं करके दिखाऊंगी, अगर आप ऐसा कहोगे तो एक ना एक दिन वो जरूर होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया से संदेश दिया है हर्षदा ने। हमें हमेशा हमारी सोच को ऊंची रखनी चाहिए। देवकर। जय हिंद सभी को। मैं आज आपके सामने एक सुंदर सी कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी कहानी का नाम है चालाक बंदर। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पर बहुत मीठे मीठे जामुन उगते थे। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वो रोज उस जामुन को आके तृप्त होता था। पास वाली नदी में 2 मगरमच्छ रहते थे। वो रोज उस बंदर को जामुन खाते हुए देखते थे। बंदर ने उसे एक दिन कुछ जामुन खाने दिए। उसे वो जामुन बहुत पसंद आए। उसने
उस दिन से उन दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ अक्सर जामुन खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेके जाता। मगरमच्छ की पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए। उसने सोचा अगर ये जामुन इतने ही मीठे हैं तो जो उसे रोज खाता है उस बंदे का कलेजा भी कितना मीठा होगा। इसलिए उसने अपने पति से कहा कि जाओ और मेरे लिए बंदर का कलेजा लेके आओ। मगरमच्छ बोला नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मगरमच्छ बोला अगर तुम मेरे लिए उसका कलेजा नहीं लाओगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मगरमच्छ उदास होकर बंदर के पास गया। उसने कहा हे मित्र, मेरे पत्नी ने आज तुम्हारे लिए खीर बनाई है क्योंकि तुमने हमें इतने मीठे मीठे जामुन खिलाए। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो तो मैं तुम्हें मेरी पत्नी के हाथ की बनाई खीर दूंगा। बंदर बोला ठीक है और उसकी पीठ पे बैठ गया। जैसे वो नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने कहा मुझे माफ कर देना दोस्त, दरअसल मेरी पत्नी को तुम्हारा कलेजा खाना है, ना कि उसने तुम्हें कोई दावत पे बुलाया है। उसे लगता है तुम रोज इतने मीठे मीठे जामुन खाते हो तो तुम्हारा कलेजा भी कितना मीठा होगा, इसलिए उसे तुम्हारा कलेजा खाना है। बंदर बिल्कुल भी घबराया नहीं और उसने हंसते हुए कहा इतनी सी बात, तुम मुझे पहले कहते तो मैं अपना कलेजा साथ में लेके आता। दरअसल मैंने मेरा कलेजा तो जामुन के पेड़ पर सुरक्षित रखा है। अगर तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं तुम्हें मेरा कलेजा दे दूंगा। मगरमच्छ मान गया और जैसे ही वो जामुन के पेड़ के किनारे पहुंचे, बंदर ने झट से छलांग लगाई और जामुन के पेड़ पे चढ़ गया। उसने कहा तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तुम तो दोस्त होके भी दुश्मन निकले। मैंने तुम्हें इतने मीठे मीठे जामुन खिलाए पर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम मेरे मित्र कभी भी नहीं बन सकते। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है मुश्किल के समय हमेशा शांति से और बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। समर्थ राणी। जय हिंद सबको। मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ। मेरी कथा का नाम है मूर्ख ऊंट। एक बार की बात है, एक जंगल के पास एक गांव था। उस गांव के पास एक व्यापारी रहता था। उसके पास 2 ऊंट थे। एक ऊंट पर वो कपड़े लेके जाता था, दूसरे पे अनाज। तो वो जंगल पार शहर जाता था वो बेचने के लिए। एक दिन वो जंगल में जा रहा था, तब उसे बहुत जोर से हवा आई और उसके कपड़े उड़ गए। तो वो कपड़े लेने चला गया पीछे और ऊंट को बिना बांधते हुए वो पीछे चला गया। ऊंट को पता ही नहीं था कि मालिक हमारे साथ नहीं है, तो वो चलते गए। आगे जाने के बाद उन्हें पता चला कि मालिक हमारे साथ ही नहीं है। तो वो अनाज वाला ऊंट नीचे बैठ गया और बोला मैं थक भी चुका हूँ और मैं मालिक के लिए रुकूंगा। तो दूसरा ऊंट बोला नहीं, मुझे रास्ता पता है शहर का, मैं आगे जाके रुक जाऊंगा। तो दूसरा ऊंट बोला ठीक है। तो ऊंट निकल पड़ा और फिर आगे जाने के बाद उसे ऐसा समझ आता है कि वो भटक चुका है। वो थोड़ा और आगे जाता है और उसे एक जगह मिलती है। वहाँ पे बहुत घास थी, वो एक तालाब और एक रहने के लिए गुफा भी थी। तो वो वहाँ पे रहने लगता है, बट उसे पता ही नहीं था कि एक शेर और उसके 2 चमचे वहाँ पे रोज तालाब में पानी पीने आते हैं। कुछ दिनों बाद उस शेर ने उसे देख लिया और फिर उसके 2 चमचे, एक लोमड़ी और एक चीता उसको बोला कि हम इससे दोस्ती करेंगे और इसे बाद में खा लेंगे। दोनों ने बोला ठीक है। तो फिर शेर उसके पास धीरे से गया और बोला क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे ऊंट? ऊंट बोला ठीक है। और ऊंट भी मूर्ख था, इसलिए तो उसने बोला कि शेर ने बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत घास है, तो तुम कभी भी घास खाने हमारे पास आ सकते हो। 2-3 दिन बाद ऊंट ने बोला कि मेरी यहाँ की घास सूख चुकी है। तो फिर वो वहाँ पे जाके घास खाने लगा। तो जैसे ही शेर ने उसको देखा तो वो सारे छुप गए। चीता पत्थर के पीछे, शेर गुफा के अंदर और लोमड़ी पीछे खड़ा हो गया। और बस जैसे ही शेर ने इशारा किया, लोमड़ी भागते हुए आया और उसके सामने कुछ भी बड़बड़ाने लगा। और उतने में चीता और शेर एक साथ उसके ऊपर झपट के उसे मार दिया और लोमड़ी भी बाद में झपट पड़ा। यही तक थी कथा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ऐसी सीख मिलती है कि किसी पर भी विश्वास रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। थैंक यू।
वचन। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे। वह अपने गुरु का आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। उनके लिए उनके गुरु की बात हमेशा सर्वोत्तम रहती थी। एक दिन वह अपने गुरु के दर्शन करने उनके आश्रम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दर्शन किए, गुरु ने उनसे कहा, राजन, आज से कुछ दिनों तक तुम्हें मैं जो मंत्र दे रहा हूँ, तुम्हें कोई भी व्यक्ति दिखे तो वह मंत्र का उच्चार करना है। राजा ने स्मित हास्य देके कहा, जी गुरुदेव, परंतु वो मंत्र कौन सा है? तो गुरुदेव ने बोला, घिस घिस कर ऊपर डाला पानी, तेरे दिल की बात मैंने पहचानी। जैसे ही राजा ने मंत्र सुना, राजा मन ही मन सोचने लगे कि ये कैसा मंत्र है। अगर ये मंत्र का उच्चारण मैं दिन भर करता रहूं तो ये मंत्र का उच्चारण अगर मैं दिन भर करता रहूं जान कैसे बचेगी? तो गुरुदेव ने उनको पूछा, क्या हुआ राजन, कोई विवंचना है क्या? आप मेरे इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते? तभी राजा ने उन्हें कहा, नहीं गुरुदेव, आपकी बात मेरे लिए सर्वोत्तम परी रही है, लेकिन अगर इस मंत्र का उच्चारण मैं करता हूँ तो कहीं मेरी प्रजा मुझे पागल ना समझ बैठे। गुरुदेव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु अपितु इस मंत्र के उच्चारण से तुम्हारी जान बचेगी। इसके बाद राजा ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चलते बने। कुछ देर बाद वह अपने महल के सामने पहुंचे। तब उन्हें एक दासी कुछ धोते हुए दिखाई दी। राजा दासी के पास पहुंचे और उन्होंने दासी को कहा, घिस घिस कर ऊपर डाला पानी, तेरे दिल की बात मैंने पहचानी। जैसे ही राजा ने मंत्र कहा, दासी घबरा गई और दासी ने राजा के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। राजा को कुछ समझ नहीं आया तो राजा ने दासी को पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे माफी क्यों मांग रही हो? तब दासी ने बताया कि काम करते वक्त मुझसे गलती से आपके मनपसंद वस्त्र पर दाग लग गया। राजा ने दासी को क्षमा किया और आगे चल पड़े। दूसरे दिन राजा टहलने निकले। तब उन्हें एक आदमी तलवार को धार लगाते हुए दिखा। उन्होंने वह आदमी के सामने भी वह मंत्र बोला, घिस घिस के ऊपर डाला पानी, तेरे दिल की बात मैंने पहचानी। जैसे ही राजा ने यह मंत्र बोला, वो आदमी भी राजा के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, ऐसी भूल फिर से नहीं होगी। राजा को फिर से कुछ समझ नहीं आया। राजा ने उस आदमी को पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तुम तो इतनी अच्छी धार लगा रहे थे तलवार को। तभी आदमी ने बताया कि आपके ही कुछ शत्रुओं ने मुझे आपको मारने के लिए भेजा था, इसलिए मैं इस तलवार को धार लगा रहा था। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी, राजा अचंभित हो गए और उन्हें समझ आ गया कि गुरुदेव ने उनको यह मंत्र क्यों दिया था। उसी मंत्र के वजह से आज राजा की जान बच गई। तो देखा मित्रों आपने कैसे हमारे गुरुजी हमेशा हमारे शुभ की कामना करते हैं। हमारी शुभकामनाएं के लिए हमारी शुभ की कामना करते हैं, हमारे शुभकामना के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे गुरुजी का वचन हमारे लिए श्रेष्ठ वचन होना चाहिए। हमें हमारे गुरुजी की हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, एक बार जोर से तालियां हो जानी चाहिए। कहने का अंदाज ही कुछ और होता है। हर शब्दों में समंदर सा शोर होता है। हर शब्दों में समंदर सा शोर होता है। जो दिल से सुन ले वो भावों में बह जाता। क्योंकि हर कहानी में एक जीवन जरूरी होता है। हर कहानी में एक जीवन जरूरी होता है। आगे मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी लावण्या शेवड़े। कहानियाँ सिर्फ शब्द होती है,
बल्कि कहानियाँ तो जीवन का आईना होती है। अभ्यास यानी लगातार प्रयास करना मनुष्य के जीवन में वही भूमिका निभाता है जो ईंधन एक दीपक के लिए करता है। चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अभ्यास से उसे पाया जा सकता है। इसी सत्य को दर्शाती है यह प्रेरणादायक कहानी वृद्धराज की। यह कहानी उन दिनों की है जब शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में जीवन तपस्या और अनुशासन भरा था। तब एक बालक जिसका नाम था वृद्धराज। वृद्धराज के माता पिता एक साधारण किसान थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार थे। जब वृद्धराज 7 वर्ष का हुआ तो उन्होंने उसे पास के एक प्रसिद्ध गुरुकुल में भेजा ताकि वह पढ़े लिखे और एक अच्छा इंसान बन सके। वृद्धराज को वहां रहना तो अच्छा लगने लगा, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरुजी जो भी समझाते वह उसके सिर के ऊपर से चला जाता। उसकी यह कमजोरी धीरे धीरे सबके सामने आई। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे। जब अंतिम परीक्षा हुई तो सारे बच्चे अच्छे गुणों से सफल होकर अगली कक्षा में गए, परंतु वृद्धराज वही रह गया, असफल और उदास। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा, वृद्धराज, मुझे ऐसा लगता है कि विद्या सीखना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इससे अच्छा तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनकी खेती बाड़ी में मदद करो। वृद्धराज बहुत दुखी हुआ। वो घर की ओर लौटा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखा जहाँ कुछ महिलाएं पानी निकाल रही थी। वो कुएं की ओर गया और कुएं की ओर जाते ही एक चीज जिसने उसका ध्यान खींच लिया, जो कि थी कठोर पत्थर पर कोमल सी रस्सी के निशान। उसने एक महिला से पूछा, माता, यह निशान किसने बनाए? इतने कठोर पत्थर पर इस कोमल सी रस्सी के निशान कौन बना सकता है? महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह निशान तो इस कोमल सी रस्सी के बार बार रगड़ खाने से बने हैं। वृद्धराज को अब समझा कि अगर कोमल सी रस्सी कठोर पत्थर पर इतने गहरे निशान बना सकती है, तो मैं अभ्यास और कठोर परिश्रम कर विद्या क्यों नहीं सीख सकता। उसके भीतर का आत्मविश्वास जाग उठा। वो गुरुकुल की ओर लौटा। गुरुजी ने उसे देखा और कहा, वृद्धराज, तुम वापस क्यों आए हो? वृद्धराज ने कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ गया है कि अभ्यास और कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब से मैं अच्छी लगन और मेहनत से पढ़ाई करूंगा। उसी दिन से वृद्धराज ने पढ़ाई करना शुरू किया। वह सूर्यास्त के पहले उठता और पाठों को दोहराता, गुरुजी से प्रश्न पूछता और पढ़ाई करता। गुरुजी ने यह सोचा भी नहीं था कि वही वृद्धराज जो एक समय मंदबुद्धि माना जाता था, अब इतना तेजस्वी छात्र बन गया है। वृद्धराज का नाम आज भी प्रेरणा और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी वृद्धराज की तरह अभ्यास के मार्ग पर चलेंगे तो आपके भी नाम की गूंज होगी। तो याद रखिए, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं, अभ्यास से बड़ी कोई विद्या नहीं और लगन से बड़ा कोई भाग्य नहीं। धन्यवाद। मुश्किलों से मत घबराना। हर अंधेरे के बाद ही सूरज निकल आता है। हर अंधेरे के बाद ही सूरज निकल आता है। करना चाहूंगी मनाली कुटे। मित्रता ऐसी बना सफेद पानी जैसी। मित्रता ऐसी बना सफेद पानी जैसी। दूर से दिखने पर भी वैसी दिखे, दूर से दिखने पर भी वैसी दिखे, सामने आने पर भी वैसी दिखे, सामने आने पर भी वैसी दिखे। मित्रता ऐसी बनाओ जो आपके पैसों से प्यार ना करती हो, बल्कि आपके दिल और अपने भावना से प्यार करती हो। मित्रता ऐसी बनाओ जो आपके पैसों से प्यार ना करती हो, आपके दिल और आपकी भावना से प्यार करती हो। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम मनाली सचिन कुट्टे है। मैं कक्षा 6वीं की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी से आपको एक बात पता चलेगी, मित्रता वह होती है जो किसी भी घमंड को देख के कभी नहीं टूटती है। मित्रता वो होती है जो कभी किसी घमंड को देख के नहीं टूटती है, बल्कि वो तो हमेशा आत्मविश्वास के साथ बनी रहती है। आत्मविश्वास के साथ बनी रहती है। एक बार की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, रमेश और रतन। रमेश और रतन बचपन से साथ में रहते हुए आए थे।
एक दूसरे के साथ सोते, खाते, पीते। हर दिन सुबह जल्दी उठकर टहलने जाते। बड़े हो गए, 10वीं कक्षा पार कर चुके थे। इनके गांव में एक नया मुखिया आया, जिसकी जो हर साल नई नई प्रतियोगिता रखता था। उसकी प्रतियोगिता रखने का एक ही मकसद था, लोगों को नई नई चीजों में दिलचस्पी दिलाने का। उसका ये तो मकसद नहीं था कि वो लोगों को अपने पैसे का गुरूर दिखाए। एक साल पहले उसने एक प्रतियोगिता रखी, उस प्रतियोगिता में जिस भी गौशाले में सब गाय, बछड़े या फिर छोटे छोटे बछड़े पूरे हो जाएंगे, वो उन्हें 50,000 रुपए का इनाम देगा। इस बात को सुनकर रमेश और रतन दोनों ही बहुत खुश हुए। रमेश ने रतन से कहा, रतन, हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। साथ में मिलकर जल्दी काम पूरा हो जाएगा और पैसे जीत जाएंगे। चाहे तो सारे पैसे तुम रख लो। रतन को लगा कि रमेश झूठ बोल रहा है, वो सारे पैसे बाद में ले लेगा। अभी तो मीठी मीठी बातें करेगा, पर बाद में सब कुछ भूल जाएगा। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं इसमें सफल ना पाऊं। हम दोनों अलग अलग काम करेंगे। रमेश ने बहुत कोशिश की रतन को समझाने की। रतन नहीं समझा। इस बात में ही उन दोनों में बहस हो गई। उन दोनों ने 12वीं कक्षा को पार कर दिया था, पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो तभी भी बात नहीं कर रहे थे। उनकी एक आदत वो अभी भी नहीं टूटी थी, हर दिन सुबह जल्दी उठकर टहलने जाना। वहाँ पर 2 बुजुर्ग भी हर दिन आते थे। उन लोगों ने 2 साल से ये चीज देखी। रतन और रमेश अलग अलग टहलते थे। उन लोगों को ये बात कुछ समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने रमेश से पूछा, रमेश, सुनो ना बेटा, तुम मुझे बता सकते हो तुम दोनों आजकल एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? रमेश ने कहा, रतन ने कहा, आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे पिता समान हैं, मैं आपसे कोई बात कैसे छुपा सकता हूँ? उसने दिल खोलकर कहा, हम दोनों एक प्रतियोगिता में साथ मिलकर काम करना चाहते थे, पर रमेश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी और उसे लगा कि मैं झूठ बोलता हूँ। पहला आप ही बताइए, एक छोटा सा अच्छे सा बच्चा कभी अपने सच्चे मित्र से झूठ बोल सकता है? उस बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा, बेटा तुम घबराओ मत, ऐसी ही कहानी मेरे साथ भी हुई थी। कुछ चिंता मत करो, तुम्हारी मित्रता तुम्हारे पास वापस लौटेगी। उन दोनों की माँ ने उनसे कहा, तुम लोग 12वीं कक्षा पार कर चुके हो, अब हम तुम्हारी शादी जल्दी कराएंगे। उन लोगों के लिए रिश्ते मिले, उन लोगों की शादी हो गई। तभी भी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। रतन और रमेश की पत्नियां एक दूसरे से बात करती थी। जब रतन को ये बात पता चली तो रतन अपनी पत्नी से कहता है, खबरदार अगर तुमने आज के बाद उससे बात की तो, अगर बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब रतन की पत्नी ने रमेश की पत्नी से ये बात कहा तो उसने कहा, मेरे पास एक उपाय है। वो लोग अगले दिन एक गांव में गए। वहाँ पे एक बुजुर्ग था जो तपस्वी था, वो किसी भी चीज को सुलझा सकता था। उन लोगों ने अपनी समस्या उन्हें बताई और कहा, गुरुजी क्या आप हमारी मदद करेंगे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं। अगले दिन वो उनके घर गए, चुपचाप एक जगह पर जाके बैठ गए। जब रमेश और रतन वहाँ पे आए तो उन दोनों ने उन्हें देखा। उन्होंने उन्हें ताजा से प्रणाम किया और वहाँ पे बैठ गए। जब गुरुजी ने उनसे कहा, मैं तुम दोनों को एक कथा सुनाने वाला हूँ, मेरी कथा सुनकर मेरी कथा हो रही तो तुम कुछ भी मत बोलना। उन्होंने कहा, कृष्ण जी, हाँ वही कृष्ण जी जो बचपन में अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुरा के माखन खाते थे, अपनी माँ से चिल्ला के माफी मांगते थे। वही कृष्ण जी जो अब तक हमेशा साथ रहते थे। बड़े होके एक राजपुत्र बने। राजपुत्र बनने के बाद भी कभी घमंड नहीं दिखाया। उनका दोस्त सुदामा उनके पास आया था। उन्हें लगा कि अब तो ये मेरे साथ नहीं रहेगा, पर उन्हें क्या पता कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा। सुदामा ने उस आदमी से कहा जो बाहर पहरा दे रहा था, तुम मेरे दोस्त कृष्ण को बुलाओगे? उसने कहा, अरे रे, तुम क्या बोलोगे हमारे प्यारे राजा जी से? वो तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। सुदामा वहां से नाराज होकर जा ही रहा था। जब कृष्ण जी को ये बात पता चली तो वो दौड़े वहां से भागने लगे। उनके अस्त्र वस्त्र और मुकुट नीचे गिर गए। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। पैरों में कंकड़ चुभने लग गए, पर तभी भी परवाह नहीं की। गांव के लोग सुदामा जी का मजाक उड़ा रहे थे। सुदामा जी वहां से लौटते वापस जा रहे थे। कृष्णा जी ने जोर से सुदामा को आवाज दिया, सुदामा, ओ मेरे मित्र सुदामा।
वापस आओ मेरे पास। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उनका मित्र कृष्ण उनके पास है। कृष्ण जी ने सुदामा को उनके राजमहल में लेके गए। सुदामा जी कुछ तो छुपा रहे थे। जब उन्होंने देखा एक मुट्ठी भर के चावल, वो भी पके हुए नहीं, कच्चे चावल। वो आदमी जो आज तक कभी कच्चे चीजें नहीं खा पाता था, वो आदमी जो अब तक कभी कच्ची चीजें नहीं खा पाता था, उसने आज कच्चे चावल खा लिया अपनी मित्रता के लिए। उसने आज अपने कच्चे चावल खा लिया अपनी मित्रता के लिए। जब ये बात रमेश और रतन ने सुनी तो दोनों ने एक दूसरे से माफी कही और कहा, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमेशा साथ मिलकर रहेंगे, साथ में काम करेंगे और साथ में रहेंगे। उन लोगों ने वो प्रतियोगिता भी जीत ली। दोस्तों, मेरी कहानी से ये सीख मिलती है, मित्रता ऐसी बनाओ भगवान की प्रेरणा जैसी। मित्रता ऐसी बनाओ भगवान की प्रेरणा जैसी। कितनी भी कठिनाई आ जाए कभी ना टूट सके, कितनी भी कठिनाई आ जाए कभी ना टूट सके। हमेशा आप लोग के साथ रहेगी, हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। धन्यवाद। कथा कथन से रिश्ते में मिठास आती है, शब्दों की डोर से पहचान बन जाती है। जो कहानी दिल से कही जाए वो हर सुनने वाले की धड़कन में समा जाती है। अब मैं आगे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्लोक मरकड़। शीत मुष्णम भयम ऋतु समृद्धिर्वा सपय पानी पंडित उच्चते। इसका मतलब है, जो व्यक्ति ठंडी, गर्मी, अमीरी, गरीबी, प्रेम, घृणा ऐसी परिस्थितियों में विचलित नहीं होता और स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी गुरुजन और मेरे सब बाल मित्रों, सभी को नमस्ते। आज मैं श्लोक प्रवीण मरकड़ आपके सामने एक कथा प्रस्तुत करने वाला हूँ। मेरी कथा का शीर्षक है ईमानदारी का फल। किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक छोटा सा लड़का रहा करता था। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान था। उसके पिता किसान थे और माँ एक घरेलू महिला। उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी और अच्छाई के पाठ पढ़ाए थे। एक दिन जब रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तब उसे रास्ते में एक बटुआ गिरा हुआ मिला। उसने बटुए को उठाया और खोलकर देखा। उसे उसमें बहुत सारे पैसे दिखे, परंतु उसे लगा कि यह पैसे किसी के बहुत काम के हैं। इसलिए उसने वह बटुए पर लिखे पते को देखा और उस पते की दिशा में चल पड़ा। वह पता गांव के किसी धनी व्यक्ति का था। रामू आदमी के घर गया और दरवाजा खटखटाया। वह व्यक्ति ने दरवाजा खोला और बाहर आया। रामू ने विनम्रता से वह बटुआ वह आदमी को दे दिया। वह आदमी ने बटुए को खोलकर देखा और पाया कि सारे पैसे सुरक्षित है। फिर वह आदमी ने रामू से पूछा, बेटा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे मुझे वापस कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए ना ये बटुआ मेरा था, ना ये पैसे मेरे थे। यह आपका था तो मैंने यह आपको लौटा दिया। यह सुनकर वह आदमी रामू पर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह आदमी ने रामू के माता पिता की मुलाकात ली और उनके परवरिश की प्रशंसा की। और फिर वह आदमी ने रामू को इनाम में कुछ पैसे दिए और रामू ने मिले हुए पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर बड़ा होकर रामू ने अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बना। फिर उसने समाज में ईमानदारी और अच्छाई के बारे में लोगों को प्रेरित किया और एक जीवन में एक सफल व्यक्ति बना। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है और अच्छाई का मार्ग हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है समय की कीमत। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा नालायक और कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता, बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। उसके पिता ने उसे सबक सिखाने का सोचा। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अलमारी पर एक घड़ी रखी हुई है, उसे उतार कर ले आओ। लड़का घर के अंदर गया और अलमारी से घड़ी उतार कर ले आया। फिर उसके पिता
पिता ने उससे कहा कि तुम इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और जो भी तुमसे मिले सबसे पूछो कि इस घड़ी की कीमत कितनी है। वह लड़का बाजार गया और जो भी उससे मिला वो सबसे पूछता कि इस घड़ी की कीमत क्या है। किसी ने बोला 500, किसी ने बोला 800 और किसी ने बोला 1000। ऐसे सबने अलग अलग कीमत बताई। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और अपने पिता को बताने लगा कि सबने अलग अलग कीमत बताई है। किसी ने कहा 500, किसी ने कहा 1000। उसके पिता ने उससे कहा, ठीक है, अब तुम यह घड़ी रख दो और जाओ। अगले दिन उसके पिता ने उसको फिर से बुलाया और वापस घड़ी लाने के लिए कहा। लड़के ने फिर से घड़ी लाई, लेकिन आज उसके पिता ने उससे कहा कि तुम इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछ कर लाओ। वह लड़का बाजार गया और सबसे पूछने लगा। लोगों को लगने लगा कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लगता है यह पागल हो गया है। कल यह हमसे इस घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज आया यह हमसे इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछने। कुछ लोगों ने उसको भगा दिया और कुछ उस पर हंसने भी लगे। वह लड़का बहुत निराश हो गया और अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी की दुकान दिखाई दी। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी से वही प्रश्न पूछा कि इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत कितनी है। वह बूढ़ा आदमी लड़के का प्रश्न समझ गया और अपने समय में से थोड़ा समय निकालकर उससे कहा, बेटा, यह जो घड़ी के अंदर चल रहे समय की तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने जीवन का 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। सिर्फ यह तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम उस समय में क्या नया करके दिखाओगे। लड़के की आंखें मानो खुल सी गई, मानो उसे बड़ा बदलाव सा आ गया हो और वह अपने पिता के पास वापस आया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। धन्यवाद। अब मैं कक्षी 6 पर आमंत्रित करूंगी सार्थक गायकवाड़। जय हिंद सभी को। मेरा नाम सार्थक है। आज मैं आपको ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ एक बच्चे की जिसने कभी ना हारा। एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने वाला हूँ जिसने कभी ना हार मानी। दिल्ली में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उसके माता पिता ने, उसका नाम रखा विराट। विराट 3 साल में ही उसने बैटिंग करना और बॉलिंग करना सीख गया था। उसके पापा ने उसका ये हुनर देखकर उसको एकेडमी जाने का ठान लिया। एकेडमी जाने के बाद उसके कोच ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने बोला, सर मेरा नाम विराट है। कोच ने कहा, तू बहुत अच्छा खेलता है, तू एक दिन इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाएगा। उसने कहा, यस सर। कोच ने कहा, फिर तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विराट ने कहा, यस सर, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मेरे पापा का सपना है कि मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाऊं। विराट ने बहुत मेहनत कर टीम का कैप्टन बना और फर्स्ट उसकी मैच में उसने शतक मारा। शतक मारते उसका दोस्त भाग के आया और बोला, विराट तेरे पापा का देहांत हो गया है, जल्दी जाना पड़ेगा। उसने कहा, नहीं, मेरे पापा का और मेरे कोच का सपना था कि मैं इंडियन टीम में खेलूं। मैंने बहुत मेहनत की है। उसने पूरी मैच खत्म कर वो घर के लिए रवाना हो गया। रवाना होते ही वो घर पे पहुंच गया। घर पे पहुंचते ही उसने देखा अपने पापा का अस्थियां जल गई थी, तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगा। उसने फिर ठान लिया कि मैं आज से कभी ना हार मानूंगा। थैंक यू। जय हिंद सबको।
मैं कक्षा 6 की छात्रा आज आप सबको एक बहुत अच्छी और नैतिक कहानी सुनाने आई हूँ। इस कहानी का नाम है मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत ज्यादा मेहनती था। उसकी मेहनत के बावजूद भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। वह एक दिन खुद के खेत में काम कर रहा था, तब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने वह बीज उठाया और वह उसे घर ले गया। उसने वह बीज एक बर्तन में लगाया। किसान उसे रोजाना पानी देता, उसकी देखभाल करता। कुछ दिनों बाद वह बीज अंकुरित हो गया। किसान ने वह बीज उसके खेत में लगाया। वह बीज दिन ब दिन बढ़ता गया और एक पेड़ में प्रकट हुआ। उसे बहुत सारे फल लगे। किसान ने वह फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेचाया। किसान की सोच से यह सब कुछ ध्येय के कारण हुआ है। अब किसान बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि किसान के पास अब बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्येय एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम ध्येय से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जाते जाते मैं यह कहूँगी कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। धन्यवाद। आगे मैं आमंत्रित कर जय हिंद सभी को। आज मैं आपको एक गुरु और शिष्य की कथा सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बहुत ही पहले जब आश्रम हुआ करते थे, जब एक गुरु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज वो देखते हैं कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन कौन करेगा। फिर उन्होंने सभी शिष्यों में से देखा कि 2 शिष्य बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। ये तुम 2 मुट्ठी गेहूं लो और जब मैं आऊँ तो मुझे ऐसे ही गेहूं चाहिए। और फिर जब वो गेहूं को देकर गुरु वहाँ से चले जाते हैं। और एक शिष्य जो गुरु को भगवान मानता था, उसने गुरु के गेहूं को मंदिर पे रख दिया और उसकी हर रोज पूजा करने लगा। और एक शिष्य जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, वो आश्रम के पीछे उसको बो दिया। और जब कुछ सालों बाद जब वो गुरु आए तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे वो गेहूं दे सकते हो क्या। तो एक शिष्य दौड़ा गया और भगवान के मंदिर से उसने वो गेहूं को उठा के ले आया और उसने वो गुरु को दिखाया। और गुरु ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने इस गेहूं को क्या करा था। तो उसने बोला कि मैंने ये भगवान के मंदिर में इसको रख दिया था और उसकी हर रोज पूजा करता था। और जब दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम कहाँ पर गेहूं को रखे हो, तो उसने बोला कि मैंने गेहूं को आश्रम के पीछे बो दिया है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो जब दिखाता है तो गुरु देखते हैं कि वहाँ पर गेहूं की लहलहाती फसल उगी थी। और वो पूछते हैं कि तुमने इस गेहूं को क्या करा। तो उसने बोला कि मैं जब आप वहां से गए तो मैंने इस गेहूं को बो दिया। तो फिर वो गुरु दोनों शिष्यों को बोलते हैं कि गुरु दीक्षा का सही अर्थ गुरु का ज्ञान का प्रसार होता है। धन्यवाद। कदम कदम पर अवसर छिपे मिलते हैं। कदम कदम पर अवसर छिपे मिलते हैं। साहस रखने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। साहस रखने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। अब मैं 6ठी कक्षा के श्रेणी ड के छात्रों को यहाँ पे मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी विवेकानंद घोष। सभी को मेरा नाम विवेकानंद आलोक घोष है और मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरा कहानी का नाम है स्वामी विवेकानंद और अंग्रेज। एक बार जब स्वामी जी शिकागो जा रहे थे तब उनके बाजू में एक अंग्रेज दिखा था और वो अंग्रेज जो स्वामी जी से जलते थे
उन्होंने देखा कि स्वामी जी के पैर में एक अच्छे जूते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जूते को हम खिड़की से बाहर फेंक दें जब स्वामी जी सोएंगे। फिर तब वैसे ही हुआ, जब स्वामी जी सो रहे थे तब अंग्रेज ने उनका जूता खिड़की से बाहर फेंक दिया। स्वामी जी ने उनको ये हरकत दिखी और उन्होंने कुछ नहीं बोला और उन्होंने एक युक्ति सोचा। एक बार जब स्वामी जी जाग उठे तब अंग्रेज सो रहे थे। तब उन्होंने एक हैट और कोट उनके जो हैट और कोट थे उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। और जब अंग्रेज ने देखा कि हैट और कोट किधर नहीं है तो उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मेरा हैट और कोट किधर है? स्वामी जी ने बोला, तुम्हारा हैट और कोट मेरे जूते ढूंढने बाहर गए। तो अंग्रेज ने अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने स्वामी जी से माफ़ी मांगी। कहानी का सीख, अगर हम जलन करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, चाहे कितना भी अच्छा चीज़ हो। धन्यवाद। रंजन। जय हिंद सभी को। मैं कक्षा छठवीं का एक विद्यार्थी हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। कड़कड़ाती गर्मियों के मौसम में एक दिन अकबर ने यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरे रात इस ठंडे पानी में रहेगा तो मैं उसे 100 मोहरों का इनाम दूंगा। उसी दिन एक गरीब व्यक्ति अपने बेटी के शादी के लिए पैसों के मांग में बोला कि मैं ये चुनौती पार करूंगा और पानी में चला गया। वो पूरी रात कांपते कांपते उसने पूरी रात गुजारी। जब सुबह हुई और वो अकबर के पास गया तो उसने बोला, क्या आप मेरा इनाम दे सकते हैं? तो अकबर ने बोला, मैं बस एक शर्त पे, पहले बताओ तुमने पूरी रात कैसे गुजारी? वो बोला, कुछ नहीं, आपके महल से रोशनी आ रही थी, मैं उसी को देखते रहा और पूरी रात गुजार ली। अकबर बोले, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, तुम्हें उस रोशनी से गर्माहट मिल रही थी। यह बात बीरबल को बहुत गलत लगी। उसने अगले दिन यह ठान लिया कि मैं अकबर को समझाऊंगा क्या वो गलत नहीं है। और बीरबल ने अकबर से बोला, क्या महाराज, क्या मैं मेरे घर जा सकता हूँ? मेरे खाने का टाइम हो गया है। अकबर बोले, तुम जा सकते हो, लेकिन जल्द से जल्द महल में आना। बीरबल गया और लंबे से लकड़ी पे एक मटका टांग कर खिचड़ी बनाने लगा। 1 घंटा हो गया, बीरबल नहीं आया। अकबर ने अपने सिपाहियों को भेजा और उससे बुलाने को बोला। सिपाहियों ने देखा क्या, बीरबल 5 फुट ऊपर से खिचड़ी पका रहा है। वो बीरबल से पूछे, बीरबल, अकबर ने आपको बुलाया है, आप कब तक आओगे? बीरबल बोले, खिचड़ी बनने दो, मैं खा के आ जाऊंगा। अगली बार अकबर उनके साथ आए। अकबर बोले, ए मूर्ख, ये खिचड़ी कैसे बनेगी? बीरबल बोले, माफ करना महाराज, लेकिन मैं भी आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि अगर 5 फुट ऊपर से खिचड़ी नहीं बन सकती तो उस गरीब व्यक्ति को उतने दूर से रोशनी से गर्माहट कैसे मिल सकती है। अकबर को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने जल्द से जल्द उस गरीब व्यक्ति को बुला के उसका इनाम दे दिया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धिमत्ता और विवेक बल से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। धन्यवाद। इसके बाद अपनी जय हिंद सभी को। मेरा नाम भूमिका किरण भोरे है। मैं 6वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कथा का नाम है होशियार व्यापारी। एक दिन एक सेतु नामक व्यक्ति अपने काम के लिए भटक रहा था। बट एक दिन भटकते भटकते उसी मार्ग पर राज्य के कोषाध्यक्ष और उनके मित्र निकले। राज्य के कोषाध्यक्ष के मित्र ने उन्हें पूछा, राजा आपसे बहुत खुश है, राज्य कोष धन से भरा हुआ है, आप ये कैसे कर लेते हो? राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? थोड़ी देर चलने के बाद रास्ते में एक मृत चूहा आया। उन्होंने उस मृत चूहे को दिखाकर बताया,
अगर मैं अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करूं तो मैं इस मृत चूहे से भी अपना व्यापार कर सकता हूँ। वहां पर कहीं दूर बैठा हुआ सेतु ने यह बात सुन ली और सोचने लगा। राज्यकोष अध्यक्ष ने यह बात सोच समझकर ही बोली होगी। उसने उस मृत चूहे को उठाया और चल पड़ा। आगे बिल्ली और उसका मालिक आ रहा था। बिल्ली के मालिक पर उसके हाथ पर उसकी बिल्ली थी। बिल्ली नीचे कूद गई और चूहे के सामने आकर रुक गई। मालिक को तुरंत समझ गया वो बिल्ली क्यों कूदी। मालिक ने सेतु को कुछ पैसे दिए और वो मृत चूहा खरीद लिया। अब सेतु ने उस पैसों का एक पानी से भरा घड़ा और एक कटहल लिया और गांव के बाहर रुक गया। उसे पता था कि जो लोग फल और फूलों का व्यापार करते हैं वो जंगल में फल और फूल ढूंढने जाते हैं। उसने थोड़ी देर में वहां से लोग आना शुरू हुए। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को रोककर पूछा, क्या आपको पानी और खाने के लिए कुछ चाहिए? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ जरूर बेटा। सेतु ने उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ खाने के लिए और पानी दिया। बदले में उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ फूल दिए। ऐसा करते करते दोपहर तक सेतु के पास बहुत से फूल थे। अभी वह वो फूल लेकर मंदिर के सामने उसकी मालाएं बनाकर बेचने लगा। शाम तक उसके पास बहुत से पैसे हो गए। अभी रात की भारी बारिश के कारण सुबह राजा के बगीचे में सारे पेड़ टूटी लकड़ियां नीचे गिर गई थी। सेतु तुरंत वहां पहुंचा और वहां के एक व्यक्ति से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि थोड़ी देर में अभी यहाँ राजा आते होंगे और उन्होंने अगर ये सब लकड़ियां गिरी हुई देख ली तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सेतु ने कहा, मैं ये लकड़ियां साफ करके दूंगा, लेकिन आपको मुझे ये लकड़ियां देनी पड़ेगी। सेतु ने तुरंत वो व्यक्ति मान गया। सेतु ने तुरंत वो लकड़ियां साफ की और एक कुम्हार को बेच दी। कुम्हार ने उसे 100 तांबे के सिक्के दिए। अभी वह वो 100 तांबे के सिक्के लेकर जा ही रहा था कि उसने सुना कि कल एक घोड़ों का बड़ा व्यापारी अपने 500 घोड़े बेचने वाला है। तभी उसने उन 100 तांबे के सिक्के के 2 पानी के बड़े घड़े लिए और चल दिया। वो एक किसान के सामने आकर रुका और बोला, क्या आपको थोड़ा पानी चाहिए? तो वो किसान बोला, बेटा यहाँ पर सब प्यासे हैं। सेतु ने तभी सबको थोड़ा पानी दिया और बदले में घास के गट्ठर मांगे। किसानों ने उसे थोड़े थोड़े गट्ठर दिए और अभी उसके पास लगभग 500 गट्ठर थे। यहाँ घोड़ों का मालिक परेशान था क्योंकि घोड़ों के लिए चारा मिल ही नहीं रहा था। तभी सेतु वहां पर पहुंचा और गट्ठर मालिक को दे दिए। मालिक ने उसे 1000 तांबे के सिक्के दिए। अब सेतु एक जगह पर बैठकर सोच रहा था कि मेरे पास अभी बहुत पैसे हैं, सिक्के हैं, जिससे मैं अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकता हूँ। उसने वहां सुना कि अगले ही दिन एक व्यापारिक बोध आने वाला है। उसने तुरंत उस सिक्कों से कुछ नए कपड़े और एक रथ लिया। वह तुरंत समुद्र के किनारे पहुंच गया और व्यापारिक बोध का इंतजार करने लगा। जैसे ही व्यापारिक बोध आई, उसने उसमें बैठे व्यापारी का स्वागत किया, जो उस व्यापारी को बहुत पसंद आया। उसने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? सेतु बोला, मुझे आपकी सारी चीजें चाहिए जो आप यहाँ लेके आए हो। व्यापारी मान गया। सेतु ने अपने पास बचे सारे पैसे दे दिए और सारी चीजें खरीद ली।
थोड़ी देर में उस व्यापारी के पास कुछ और लोग आए और चीजें मांगने लगे। वो व्यापारी ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले एक सेतु नामक लड़का उसे ले गया है। दोनों व्यापारी सेतु के पास पहुंचे और उसे बोला कि हमें तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं सारी चाहिए। सेतु ने बोला, लेकिन तुम उसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो व्यापारी बोले, मैं तुम्हें उसके बदले में 1000 सोने के सिक्के दूंगा। तो सेतु मान गया। सेतु ने सारी चीजें उन व्यापारी को दे दी और चलने लगा। घर जाते जाते वो सोच में था कि इस सब इतने सारे पैसों के पीछे राजकोष अध्यक्ष का ही हाथ है। उनकी वजह से ही मैं इतने पैसे कमा पाया। तो वह अगले ही दिन राजकोष अध्यक्ष के घर पहुंचा, बल्कि उनके लिए एक सोने का चूहा भी लेके गया। राजकोष अध्यक्ष ये सब सुन के सोच में थे। उन्हें लगा कि श्रेया हिवाड़े आपके सामने कथा प्रस्तुत करेगी। मेरा नाम श्रेया है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा आज आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे कहानी का नाम है मेहनत की निरंतरता। एक बार बादलों की हड़ताल हुई। उन्होंने कहा कि वो अगले 10 साल तक नहीं बरसेंगे। जब ये बात किसानों ने सुनी तो उन्हें दुख हुआ और उन्होंने अपना हल वगैरह समेट कर रख दिया। लेकिन एक किसान अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे। उन्होंने किसान से पूछा, क्यों भाई, हम तो बरसेंगे नहीं, तो तुम अपना हल क्यों चला रहे हो? किसान ने कहा, कोई नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अगले 10 साल तक हल चलाना भूल गया तो मैं खेती कैसे करूँगा? तब बादल घबरा गए। उन्होंने सोचा कि भाई हम भी बरसना ना भूल जाए। तो क्या, बादल तुरंत बरसने लगे और किसान की मेहनत की जीत हुई। जिन लोगों ने अपना हल वगैरह समेट कर रख दिया था वह हाथ मारते ही रह गए। सो लगे रहो, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि